अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो आपके इस चैप्टर में हम लोग बॉन्ड्स की 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरा हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तीनों का नाम आप लोगों ने सुना है, हल्का हल्का सा आपके माइंड में इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होगा तीनों के बारे में। बहुत सारी थ्योरीज भी इनके ऊपर प्रेजेंट की गई हैं, आयनिक बॉन्ड के ऊपर, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो वो थ्योरीज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इनका बेसिक कंसेप्ट लेंगे। एक साइंटिस्ट था लेविस, उसने एक कंसेप्ट दिया था बॉन्डिंग का। हम उसी कंसेप्ट के ज़रिए इन तीनों बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर थ्योरीज भी मौजूद हैं, जो कि हम लोग इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लेविस क्या होता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेविस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेविस के मुताबिक आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लेविस कहता है कि आयनिक बॉन्ड, हमने बात की थी ना कि जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ अ सिंपल इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स और मोर एटम विच होल्ड टुगेदर। मतलब दो एटम है, दो सदे एटम है, वो फोर्स जो दो एटम को होल्ड करके एक मॉलिक्यूल बनाती है दैट इज़ कॉल्ड अ बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बेटा वो फोर्स होती है, वो बॉन्ड होता है जो दो आयन्स को आपस में होल्ड किए हुए होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। इन नेगेटिव आयन के दरमियान, दोनों आयन्स के दरमियान जो फोर्स होगी, जो दोनों आयन्स को होल्ड करके रखेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब लेविस ने क्या कहा था इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। लेविस ने कहा था कि आयनिक बॉन्ड इज़ अ इंटरेक्शन, इज़ अ फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड, विच इज़ फॉर्म्ड between the two ions in which one atom loses an electron to form a positive ion and the another atom accept that electron to form a negative ion। अब इस नेगेटिव आयन कैसे बनेगा? एक एटम है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट से Ca+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए। एक एटम जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है या अपने अंदर से 2 निकालता है, 3 भी निकाल सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, जब नेगेटिव आयन बनेगा तो उस वक्त इन आयन्स के दरमियान ये जो इंटरेक्शन डेवलप होगा दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। होगी बात क्लियर? ये लेविस ने हमें कहा था। ठीक है, अब बात आती है कौन से एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, कौन से एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो बेटा जिन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, लाइक पहले ग्रुप के एटम्स हो गए, दूसरे ग्रुप के एटम हो गए, थर्ड ग्रुप के एटम हो गए, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, केटाइंस। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात कर लो, Al+3। और जिन एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, या इतना कह लो जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, हमने दोनों कंसेप्ट पढ़े थे ना वहाँ पे, जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो उस वक्त लूजिंग और गेनिंग के बाद जो इंट्रैक्शन बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर एनर्जी ये तुमने बात कर दी ना सिंपली कि दो आयन्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जो आयन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं हमने वो भी डिस्कस किया। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो उन दोनों आयन्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। और फिर हमने बात की कौन से एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, कौन से गेन करेंगे। सिंपल, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो जल्दी आयोनाइज हो जाते होंगे, वो डेफिनेटली केटाइन बनाएंगे। और जो हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बना लेंगे। ठीक है, अब ये भी एक और कंसेप्ट को यूज़ करते हुए भी लेविस ने बात कही थी कि ऐसा भी होता है कि जिन एटम की ना क्या कहते हैं, जैसे ये पॉजिटिव आयन्स हमारे पास, पॉजिटिव आयन्स को बेटा, पॉजिटिव एटम्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहा जाता है। ऐसे एटम जिनकी जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंसेप्ट है, वो एक फिनोमेना है।
अब जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, उसके लिए फिर एक नया फिनोमेना अपनाया गया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी रखते हैं, दोज आर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर जिनके पास वो एबिलिटी नहीं होगी हम बोलते हैं दोज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्ट जो है वो दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एक स्पेशल फिनोमेना नहीं है, बस उसका इन्वर्स है। ठीक है एक्सक्यूज मी। तो कहते हैं कि जो पॉजिटिव एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, तो मीन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, लेकिन कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिव एटम्स आर प्रेजेंट एट वेरी हायर एनर्जी। ठीक है, इनकी एनर्जी बेटा हाई होती है, इसी वजह से ना ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ना अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके खुद एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं एनर्जी के लिहाज से बात करूँ तो। ठीक है, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दूसरे एटम को दे देते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपस में बॉन्डिंग कर लेते होते हैं। ये इस तरीके से भी स्टेबिलिटी की एक रीज़न बन जाती है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हम एक डिस्कस करते हैं, हल्का सा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास जो बुक वाली दी हुई है दैट इज़ KCl। KCl बेटा एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें एक आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। तो पहले मैं बात करता हूँ पोटाशियम की। पोटाशियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, इसके पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1 आएगा। 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19 आ गया। अगर आपने इसकी कन्फिग्रेशन करनी है ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन, तो वो हमारे पास बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। ये चौथे पीरियड से बिलोंग करता है और पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे हमें ऑर्बिटल के बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं तो ये तो ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन थी, ये शेल के लिहाज से कन्फिग्रेशन थी। ठीक है, तो हर एटम है वो अपने आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता होता है। पोटाशियम है, पोटाशियम भी ऐसा करेगा कि वो स्टेबल हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करे। जब हम उसकी शेल कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तीसरे में अकेला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पोटाशियम अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, जैसे नोबल गैसेस की तरह होते हैं, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए फिर पोटाशियम जो होता है ना बेटा, पोटाशियम को फिर हम देते हैं थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी देंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए थी ना उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ये कौन सा होगा, ये वाला जो फालतू था हमारे पास। प्लस जब एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो पोटाशियम हमारे पास पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जितनी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, विच इज़ 419 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास आयन में चला जाएगा। जब आयन में जाएगा तो इसके हमारे पास सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, विच इज़ कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ताकि इसके पास वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाए। ठीक होगी बात। अब पोटाशियम तो पॉजिटिव आयन बन गया, बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन बेटा हमारे पास इसकी जो होता है ना, क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो हमारे पास होता है सिंपली 17। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 और 7, तीसरे में 17 आ गए। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, या तो ये 7 को डोनेट करे या 1 एक्सेप्ट कर ले। तो 1 एक्सेप्ट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 को डोनेट करने के, तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे करेगा, सिंपली क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने अपने अंदर से निकाला था, हमने इसको दी ना एनर्जी सम 419 किलो जूल दी, तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्लोरीन आयन बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। प्लस जो कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो सब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो बेटा वो अपने अंदर से 349 किलो जूल एनर्जी को रिलीज़ करता होता है। जब रिलीज़ करेगा तो हम इसको फिर नेगेटिव में लिखेंगे। क्लियर होगी बात। अब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो पहले 7 थे आउटर मोस्ट शेल में, अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल जो कन्फिग्रेशन है वो भी नोबल गैसेस की तरह हो गई है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से नोबल गैस की तरह कन्फिग्रेशन होगी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नोबल गैस की तरह होगी। तो फिर ये चूँकि अब ये स्टेबिलिटी की तरफ इनकी इलेक्ट्रॉन की एडिशन रिमूवल है, तो ये फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, रिमूव भी करेंगे। ठीक है, तो अब इनकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल नोबल गैस की तरह स्टेबल होगी। अब हमारे पास ये जो दोनों आयन होंगे ना, के पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना, एक पास हो रही, दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फोर्स होगी जो इन दोनों को आपस में होल्ड कर लेगी। बिकॉज दो चार्जेस हों तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग फिर यहाँ पर नाम दे देंगे दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये आयनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारे पास कैसे बना? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम टू दिस एटम। जैसे ही इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया, उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो गई, जिस फोर्स को हमने नाम दे दिया आयनिक बॉन्ड। होगी बात क्लियर? ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था आयनिक बॉन्ड का। क्लियर होगी? एक एटम देखो ना जिसकी पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, वो मेटल थी ना, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकती थी, अपनी कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए दिया, पॉजिटिव आयन बना। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपनी कन्फिगरेशन को नोबल गैसेज की तरह करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लिया, कुछ एनर्जी रिलीज़ की, दोनों आयन्स बन गए। जैसे आयन बने तो दोनों के दरमियान एक इंटर अटामिक फोर्स डेवलप हुई, उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दे दिया आयनिक बॉन्ड। क्लियर होगी बात? अब इस तरीके से ना जितने भी बेटा फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है ना, उनकी कन्फिग्रेशन ऐसे ही होगी। उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक होगी बात? आउटर में एक होगा, उससे पिछले में 8 होंगे, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़कर। पहले ग्रुप में हमारे पास आ जाते हैं बेटा कौन कौन से एटम हैं। एक हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, दूसरा हमारे पास आ जाता है लिथियम, तीसरा आ जाता है हमारे पास सोडियम, चौथा हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अच्छा जी, ये जितने भी मेंबर हैं ना हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के, अब इनके वैलेंस शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होगा, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे और +1 चार्ज अपने ऊपर क्रिएट कर देंगे। जब ये +1 क्रिएट करेंगे तो फिर जो 7वें ग्रुप के मेंबर हैं हमारे पास, जिसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन, ये 7वें ग्रुप के मेंबर हैं। इनके आउटर मोस्ट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑब्जर्व करेंगे और एक नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे आप लोगों ने अभी पोटाशियम क्लोराइड भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरेक्शन करके आपस में कोवलेंट आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर होगी बात? अभी आपने पढ़ा ना K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, देखो ना वो Cl नेगेटिव ये वाला है, K पॉजिटिव ये वाला है। तो ये फर्स्ट और सेकंड के मेंबर जो है वो आपस में एक आयनिक बॉन्ड ही प्रिपेयर करते होते हैं। क्लियर होगी बात? जब ये बॉन्ड बनेगा तो आप लोगों ने आयनिक सॉलिड पढ़े थे, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन उसको सराउंड करेंगे। ठीक है, सराउंड करके एक लैटिस क्रिएट कर देंगे। जब लैटिस बनेगा तो वहाँ से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होगी, जिसको आप लोगों ने लैटिस एनर्जी का नाम दिया था। और KCl के केस में उस एनर्जी की जो अमाउंट होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 700 विच इज़ 690 किलो जूल पर मोल। ये लैटिस एनर्जी होती है बेटा। जब एक आयन होगा क्या, जो आयन्स बनेंगे ना आपस में, आयन्स आपस में फिर कंपैक्टली अरेंज होना शुरू करेंगे। अरेंज होंगे तो एक आयन को नंबर ऑफ आयन्स सराउंड करेंगे, Cl को पॉजिटिव आयन्स सराउंड करेंगे। तो इस सराउंडिंग से हमारे पास जब एक कंपैक्ट अरेंज में बनेगी तो वहाँ पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक लैटिस बन जाएगा ना। जब एक नंबर ऑफ आयन्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होकर एक हार्ड सॉलिड प्रिपेयर कर देंगे तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि लैटिस बन रहा है, लैटिस में एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते होते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा जी, ये तो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हो गए साथ में। इसी तरीके से ना जो सेकंड ग्रुप के मेंबर है, जिसमें पता चलता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं बेटा। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये फालतू 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये दोनों निकाल दिए जाएँ, पिछले में बेरिलियम को छोड़ करके पिछले शेल में 8 होते हैं, इसको छोड़कर इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेंगे और +2 बन जाएंगे, +2 +2 +2 बन जाएंगे। और जो छठे ग्रुप के मेंबर हैं उनके जिसमें हमारे पास आता है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम एंड प्लोनियम। ठीक है, अब ये छठे ग्रुप के मेंबर, इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 एक्सेप्ट करके -2 बन जाएंगे। जब -2 बनेंगे तो ये +2 -2 आपस में एक आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास था आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो डाई पॉजिटिव बनाते हैं। कैल्शियम है वो भी +2 बनता है, मैंने भी एग्जांपल दी। एल्यूमिनियम बेटा थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसको आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 डोनेट करके Al+3 बना देगा।
ठीक है। और छठे ग्रुप के मेंबर हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें उन्होंने बात की ऑक्सीजन है वो नेगेटिव टू बनाता है, मैंने भी बात की थी वहाँ पे। सल्फर भी नेगेटिव टू बनाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये +2 है, ये 2 अपने अंदर से निकालेगा, ये 2 एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास दोनों आपस में एक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे, CaO, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो दोनों के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये था हमारे पास कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब ये जो आयनिक बॉन्ड बनने के बाद आयन मिलकर एक कंपाउंड आते हैं, इसको बेटा आयनिक कंपाउंड भी कहते होते हैं, इसको इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड भी कहते होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हमने बड़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड वो होता है जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम को, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है। तो फिर हमने जब डिफरेंट कंपाउंड देखे ना, जो हमें क्या कहते हैं कि हमें लगा ऐसा कि जैसे KCl की बात कर लो, NaCl की बात कर लो, कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों के दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाती है। तो अब हमें अगर पता करना हो एक कंपाउंड है तो उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड तो तब होगा जब उसमें आयन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए, हम बोलते हैं दैट इज़ 100% आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर एक एटम ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे दे दूसरे को, दूसरा कंप्लीटली पकड़ ले, तो उस कंप्लीट ट्रांसफ़र के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, और वो 100% आयनिक बॉन्ड ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है, अब ऐसा हमें मिलता नहीं है, कोई भी एटम, कोई भी हमें कंपाउंड नहीं मिलता जो कि 100% आयनिक हो, जिसमें एक एटम ने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने कम्प्लीटली ले लिया, ऐसा नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो दोनों एटम का हिस्सा लाजमी बना रहता है। हाँ, बहुत एक एक क्या कह लो कि एक एटम का होल्ड उस पर 90% होगा, 95% होगा, दूसरे का 5% होगा, लेकिन दूसरे एटम का होल्ड लाजमी ज़रूर होता है। मतलब सोडियम ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना पोटाशियम क्लोरीन को, जैसे हमने भाई बात की थी, ये पोटाशियम ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो कम्प्लीटली देता नहीं है। ये इसके अपने पास तकरीबन कम से कम कह लो 5% या 10% इसके ऊपर होल्ड होता है, बाकी 90% या 95% होल्ड इसी का होगा, लेकिन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कभी नहीं करता। तो हम ये कैसे मालूम करें कि कोई बॉन्ड आयनिक है या नहीं? तो उसके लिए अगर आपको याद हो, हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने कहा था कि दो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमें हेल्प करती है इस बॉन्ड की नेचर को डिफ़ाइन करने में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट्स सपोज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.7, इसकी हमारे पास है 1.2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफरेंस निकालते होते थे कैसे, 3.7 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास 1.5 बन जाती है। लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता था, कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम का जो जुड़े हो आपस में, अगर 1.7 हो तो वो हमारे पास आई थिंक सो 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट होता है। अगर 1.7 से 50% नहीं ज़्यादा हो जाता है, अगर 1.7 से बढ़ जाए, 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास टोटल आयनिक हो जाता है। आयनिक अगर 1.7 से कम हो जाए तो वो हमारे पास कोवलेंट हो जाता है। ठीक होगी बात? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ज़रिए हम लोग डिफरेंट एटम का, डिफरेंट कंपाउंड का ये मालूम करते होते हैं कि वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट आयनिक है तो कितना आयनिक है, कोवलेंट तो कितना कोवलेंट होगा। तो अभी तक हमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं मिला जो 100% आयनिक हो, मतलब जिसमें हमारे पास Cl के ऊपर नेगेटिव कंप्लीट चार्ज हो और K पॉजिटिव, कोई भी एटम है उसके ऊपर कंप्लीट चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन दोनों का हिस्सा होता है हमें जब भी मिलते हैं तो, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड का उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है 72% है, और सीजियम फ्लोराइड का आई थिंक सो सबसे ज़्यादा है, सीजियम फ्लोराइड जिस विच इज़ हमारे पास 92%, ठीक है। 100% हमें कोई नहीं मिलता। ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड था।